We are going to discuss today about intellectual property, जिसको हम आईपी शॉर्ट में बोलते हैं. ठीक है. आई हैव divided the whole session in 6 parts, 6 basic parts. ठीक है. और हम एक एक पार्ट्स को कवर करेंगे. पहली बात तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे कि आईपी एग्जैक्टली होती क्या है. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाई आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. In second part, we will understand how many parts of IPs are there, or how we can protect them and how long it will last. Third part, we will understand actual step by step कि रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, या आप आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. मतलब वी विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिफोर थ्योरेटिकली, एंड देन वी विल कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. आफ्टर दैट इन द फोर्थ पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसकी रेमेडीज क्या है, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम रियल कोर्ट केसेस. आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे कि हाउ आईपी वर्क्स अक्रॉस द अदर कंट्रीज, एंड इंटरनेट पे जो कंटेंट बन रहा है उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रोल क्या होता है. एंड फिफ्थ वी विल अंडरस्टैंड कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, और हमारा जो चेकलिस्ट है वो कैसे हम सिंपल कर सकते हैं ताकि आगे जाके हमें अगर हम आईपी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें कोई डिस्टरबेंस या कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके. आई एम फाइन टिल नाउ. एवरीथिंग did that make sense? Should I move forward? Just give me the thumbs up. अभी तक समझ आ रहा है ना सब कुछ? Am I moving? Okay, perfect. Okay, Arun sir, I'm already sharing the slides for your notes. Okay, yeah. आफ्टर द ये वेबिनार खत्म हो जाएगा तो आई विल मेक श्योर दैट ये प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सो दैट इफ यू वांट टू मेक योर नोट्स यू कैन हैव इट. ओके. सी, अभी मैं बताती हूँ. देखो, आईपी जो है ना, जैसे हर इंसान के पास प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है. जैसे किसी के पास कार होता है, घर है, गोल्ड है या लैंड है, वो सब एक प्रॉपर्टी है आजकल के जमाने में. और लॉ के नजर में ये सारी जो आईपी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी बोला गया है क्योंकि कोर्ट को ये लगता है कि जिस तरीके से हमारी घर, हमारा जो गाड़ी होती है, हमारी जो लैंड होती है वो प्रॉपर्टी है, उसी तरीके से ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो भी वैल्यूएबल है. सो आईपी मीन्स दैट द लॉ ट्रीट्स एन आइडिया द सेम वे इट ट्रीट्स अ हाउस और अ कार, समथिंग यू कैन सेल, ओन, गिव अवे और प्रोटेक्ट इन द कोर्ट. ठीक है. पर सी, अभी होता क्या है कि अगर आपके पास कोई लैंड है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ माय फादर इज हैविंग सम प्रॉपर्टीज, तो वो इनेट है, इनहेरेंट है कि वो ऑटोमेटिकली मेरे को मिलेगी ही. मेरे को कोर्ट में जाके उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करवाने की जरूरत है, या मुझे ये डर नहीं है कि आगे जाके वो प्रॉपर्टी कोई छीन लेगा. अगर वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी है और मुझे इनहेरिटेंस में मिल रही है तो वो मेरी ही प्रॉपर्टी है. बट आईपी में ऐसा नहीं होता है. देर इज नो स्पेशल लॉ जहां पे लैंड के लिए आपको कोर्ट में जाने की जरूरत है रजिस्टर करवाने के लिए या ओनरशिप के लिए. ठीक है. बट आईपी जो है एक ऐसा लॉ है, या एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इट ओनली एग्जिस्ट ओनली बिकॉज देर इज अ स्पेसिफिक लॉ विच क्रिएट्स इट. ठीक है. नो लॉ नो प्रोटेक्शन. अगर लॉ नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. और कोर्ट के नजर में वो एक प्रॉपर्टी है जो वैल्यूएबल है, इसीलिए कोर्ट उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है. पर देखो, एक बहुत सरप्राइजिंग थिंग है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, दैट ओनिंग अ पेटेंट और अ ट्रेडमार्क डजंट ऑटोमेटिकली मीन दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ड्रग इन्वेंट किया या कोई मशीन इन्वेंट किया और उसके लिए आपको पेटेंट मिल चुका है, पर डजेंट मीन दैट आप वो ड्रग को या वो मेडिसिन को फ्रीली सेल करोगे. फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट लाइसेंस to sell that medicine.
अगर आपको उस ड्रग के लिए, उस मेडिसिन के लिए पेटेंट मिला है, तो इट इज ओनली अ पावर टू स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम कॉपिंग यू। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको ये पावर देती है कि अगर आपने कोई आइडिया, आपकी कोई पर्टिकुलर आइडिया है, कुछ इन्वेंशन किया है, या कोई क्रिएटिव वर्क बनाया है, आपने गाने लिखे, कोई बुक लिखा, कोई पोएम लिखी, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव और विच इज योर ओन इन्वेंशन, तो कोर्ट ये पूरी कोशिश करती है, लॉ पूरी कोशिश करती है दैट वो ओनरशिप आपके पास ही रहे। अभी कॉपीराइट में क्या होता है कि द मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्रॉइंग अ पिक्चर, ठीक है, हम ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बेसिक समझो। अगर एक पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं हम, या हमने एक पोएम लिखा, या मैंने एक फोटोग्राफ क्लिक किया, तो वो जो उस चीज की जो कॉपीराइट है, ओनरशिप है, वो मेरे पास ही है, और वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल रही है। उसके लिए मेरे को कोई फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसे भी देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने वो कविता लिखी, वो पिक्चर ड्रॉ किया, वो फोटो क्लिक किया, तो वो कॉपीराइट ऑटोमेटिकली वहीं से उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। बट ये सिर्फ कॉपीराइट के लिए होता है, और इसके भी एक्सेप्शंस है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। फिर अगर हम ट्रेड सीक्रेट्स की बात करें, तो ट्रेड सीक्रेट जो है वो इंडिया में उसका कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। इन इंडिया वी डोंट हैव एनी सेपरेट लॉ जस्ट फॉर द सीक्रेट्स। जैसे सीक्रेट्स मतलब रेसिपीज, जैसे कोको कोला, उसका एक अपना रेसिपी है। ठीक है। मे बी नाइकी शूज जो है, ठीक है, उसकी अपनी जैसे कुशन, आप अगर नाइकी के जूते पहनते हो तो उसमें देखना कि एक जो उसके जो सोल होते हैं ना, उसमें बहुत कुशनिंग होती है, तो दैट इज द कुशनिंग टेक्नोलॉजी इनसाइड द शू ऑफ अ नाइकी। और उसके लिए उसके पास पेटेंट है, उसका वो इन्वेंशन है। राइट। या आप अगर देख रहे हो, उसकी जो लोगो होती है वो ऐसे टिक होती है, उसको स्वोश लोगो बोलते हैं, SWOOSH। तो वो उसके लिए उसके पास ट्रेडमार्क है, वो उसका ब्रांड का सिंबल है। फिर अगर हम अगर नाइकी ने अपने एडवर्टाइजमेंट, मतलब अपने जूतों के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट किया है, तो वो एक क्रिएटिव वर्क है, तो उसके पास उसके लिए कॉपीराइट है। तो लाइक समझ रहे हो कि एक जूते के लिए 3 से 4 आईपी अप्लाई की गई, और लाइक नाइकी के पास अपने प्रोडक्ट्स के लिए 3 से 4 आईपी होती है। ठीक है। तो इन सब चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है, लाइक यू विल क्लियर आउट एवरीथिंग हियर ओनली, एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। ठीक है। नाउ वी विल कम टू दैट व्हाई एग्जैक्टली आईपी मैटर्स। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक हो चुका है। लाइक when I was in UK, I studied human rights law, but I had so many of my friends who went from India to other countries to study IP only. Initially it was not a fashion, but abhi to like everyone wants to be aware of it because it is actually very important. And especially if you want to be in a corporate law, तो IP इतना ज्यादा important है। अगर आप lawyer भी हो, practicing lawyer हो, right? If you are a practicing lawyer, तो अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट आईपी, राइट? तभी आप लाइक आप उसका केस सॉल्व कर पाओगे, या मे बी यू विल बी एबल टू गिव द पर्सन एडवाइस। ठीक है। इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? ओके, परफेक्ट। ठीक है। अब देखो, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई आईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अ ब्रांड कैन बी वर्दी मोर देन अ फैक्ट्री दीज डेज। टुडे कंपनीज नेम, reputation are often more worthy than its building और machines put together। मतलब एक कंपनी का नाम और रेप्यूटेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना उसके पूरे बिल्डिंग को और उसके मशीन्स को एक साथ जोड़ दिया जाए ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका नाम और उसका रेप्यूटेशन। So that's why whenever a company buys another, चाहे वो लॉयर हो, spends a lot of time checking exactly what IP that company owns। ठीक है। इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लॉयर के लिए भी, दैट अगर आपके पास कोई भी आपका क्लाइंट आ रहा है, तो सबसे पहले ये पता किया जाता है कि वेदर विच लॉ डील्स विद दिस आईपी।
ये 6 आईपीज होती है जो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो देन ट्राई टू फाइंड आउट दैट विच लॉ इज गोइंग टू डील विथ दिस आईपी। और आजकल के जमाने में अगर आपको बैंक लोन चाहिए ना, एंड यू डोंट हैव अ वेरी सॉलिड प्रॉपर्टी, घर नहीं है, एंड यू इफ यू हैव अ आईपी, तो आप जो है वो आईपी दे के भी बैंक से लोन ले सकते हो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा वैल्यूबल हो चुका है। फिर रजिस्टरिंग अर्ली मेक्स लाइफ मच इजियर, राइट। वेट। तो if your trademark is registered and someone copies it, you must have to show the code look। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, मेरा नाम स्वर्णिमा है और मैंने स्वर्णिमा इंटरप्राइज नाम से कोई कोई कपड़ों की फैक्ट्री स्टार्ट की या ब्रांड स्टार्ट की, आगे जाके किसी और इंसान ने भी सेम स्पेलिंग सब कुछ कपड़ों की ही फैक्ट्री डाल दी, तो मैं आगे जाके कोर्ट में साफ साफ ये बोल दूंगी किसी, दोनों नाम वेरी, दे बोथ आर वेरी सिमिलर, और यू विल विन द केस। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ ट्रेडमार्क फॉर दैट। ठीक है। बट इन केस अगर रजिस्टर्ड है ही नहीं, मैं 10 सालों से या 5 सालों से अगर मैं अपना शॉप चला रही हूँ, अपनी ब्रांड चला रही हूँ, एंड आई डोंट हैव आईपी फॉर दैट, तो आगे जाके वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कोर्ट के सामने में। लाइक यू विल हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, कस्टमर्स कंफ्यूज होने लगते हैं। ठीक है। और अगर ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा कोर्ट में प्रूफ करने में, पैसों की बर्बादी होगी। आगे जाके ये भी हो सकता है कि आप अपने ब्रांड को लूज कर सको, देर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ लूजिंग। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली देर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। किसी मैंने ये स्टार्ट किया था, बट मेरी मेरी गलती क्या है कि मैंने इसके लिए आईपी अप्लाई नहीं किया। तो हम सबसे पहले तो, अगर कोई भी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हमें, हम, कोई भी इंसान कुछ भी काम स्टार्ट करता है, कोई भी क्रिएटिव वर्क करता है, तो दे हैव दिस इंटेंशन इन देयर माइंड कि आई वांट दिस ब्रांड टू गो फर्दर। तो इट्स बेटर दैट आपको आईपी ले लेना चाहिए, और आईपी अगर आप लेते हो तो इट इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर मनी एंड वर्क। ठीक है। अब अगेन, टॉकिंग टू अर्ली कैन डिस्ट्रॉय एन इन्वेंशन फॉर एवर। इमेजिन करो, इफ यू आर एन इन्वेंटर, आपने कैंसर के लिए कोई ड्रग इन्वेंट किया। ठीक है। और आपने क्या किया कि पब्लिकली पहले ही कैजुअल कॉन्वर्सेशन में दिखा दिया बिफोर ऑफिशियली फाइलिंग अ पेटेंट। तो उससे क्या होगा दैट यू कैन परमानेंटली लूज द राइट टू एवर गेट अ पेटेंट। चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपने वो पेटेंट अप्लाई किए बिना, ऑफिशियली फाइल किए बिना, कैजुअली भी कहीं पब्लिकली बोल दिया, तो वो फिर आगे जाके पेटेंट अप्लाई नहीं कर सकते हो, चाहे वो कितना भी नोबल प्रोडक्ट हो या वो सारे टेस्ट को क्रॉस करो करता है, तब भी नहीं कर सकते हो। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो कंपनी का नाम और रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईपी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है वो भी आपको लोन दे अगर मांग रहे हो, इफ यू आस्किंग फॉर अ लोन, देन द बैंक विल कंसिडर दैट आईपी एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है। और अगर आपको अपने आईपी का प्रॉपर यूज करना है, तो द देर इज अ इम्पोर्टेंट सजेशन दैट आप पहले ही उसको अप्लाई कर दो। लाइक अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज, लाइक अगर आज कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो कल परसों जाके यू शुड अप्लाई फॉर द IP. And most importantly, if you have an invention and if you are very serious that you have to file an IP, then don't disclose it publicly. Otherwise, even though वो कितना भी अच्छा invention हो, you will never get that IP for that. और there is very important case, आप सबने सुना होगा Xerox। Xerox पता है ना क्या होता है? What do you mean by Xerox? Tell me everyone. Tell me in the chat box. What do you know about Xerox? फिर I'll tell you the story about it. किसी ने नहीं सुना जेरोक्स क्या होता है? किसी भी चीज की कॉपी निकालना, फोटो कॉपी निकालना। ओके, पहली बात तो ये सुनो, जेरोक्स जो है वो एक ब्रांड है। जेरोक्स का मतलब ये नहीं होता है कि फोटो कॉपी निकालना।
तो देर वॉज दिस कंपनी, इस कंपनी का नाम है जेरोक्स, और वो इतना पॉपुलर हो गया दैट पीपल स्टार्टेड सेइंग लेट्स जेरोक्स इंस्टेड ऑफ लेट्स फोटोकॉपी। जैसे एक और ब्रांड है न्यूट्रेला, तो वो सोयाबीन बेचता है, बट लोग उसको अब सोयाबीन नहीं बोलते हैं, हमें न्यूट्रेला चाहिए। तो न्यूट्रेला उसी तरीके से एक ब्रांड है। तो जेरोक्स के टाइम में क्या हुआ था, लोगों ने फोटोकॉपी बोलना बंद कर दिया। आज भी इनफैक्ट मैं भी, हर इंसान ये बोलता है कि हमें इसका जेरोक्स निकाल के दो। जेरोक्स एक ब्रांड का नाम है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फोटोकॉपी करके दो। फोटोकॉपी मतलब फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी क्या करना है वो जेरोक्स करके देगा। जेरोक्स सिर्फ एक ब्रांड का नाम है। और आगे जाके जेरोक्स हैड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ इयर्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, and they ran different advertisements specifically telling people that please don't say Xerox, Xerox मत बोलो, फोटोकॉपी बोलो, क्योंकि उनको अपने नाम को प्रोटेक्ट करना था। और जिस तरीके से लोग एवरी डे उसको, उस वर्ड को यूज कर रहे थे, जेरोक्स को कोर्ट में जाके उस नाम के लिए ट्रेडमार्क लेना पड़ा, कि ताकि पब्लिक जो है, लोकल पब्लिक या जो भी इंसान उसको यूज कर रहा है, वो दे शुड स्टॉप लीगली यूजिंग देयर नेम। समझ आ रहा है ना एवरीवन, एम आई क्लियर? ओके, अभी नाउ वील कम टू next slide, where we will understand, I'll give you a brief introduction that what kind of IPs we have. तो basically we have 6 kinds of IPs। जो पेटेंट होता है उसको न्यू इन्वेंशंस के लिए बनता है। ठीक है, अगर आपने कोई ड्रग इन्वेंट किया कैंसर के लिए, एड्स के लिए, या कोई रोबोट इन्वेंट किया, कोई ऐप इन्वेंट किया, कोई मशीन इन्वेंट किया, ठीक है, तो वो उसके लिए आप पेटेंट अप्लाई करोगे। और वो कौन सा लॉ उसको गवर्न करता है, दैट इज पैटेंट्स एक्ट 1970। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 20 years फ्रॉम फाइलिंग। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और ये बहुत बार बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता भी है, दैट पैटेंट कब से अप्लाई होता है, कब से उनका उसका ड्यूरेशन काउंट किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि जिस दिन से ग्रांट मिला उस दिन से, बट ऐसा नहीं है। जिस दिन से आपने फाइल किया है उस दिन से ही वो पैटेंट का डेट स्टार्ट हो जाएगा, और वो सिर्फ 20 सालों तक ही एप्लीकेबल है। आफ्टर दैट वी हैव ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ब्रांड के नेम्स और लोगोस के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे नाइकी का हमने एग्जाम्पल दिया, तो वो, जैसे जोमैटो, स्विगी, ये सबका क्या, ट्रेडमार्क किस लिए है, पहचान है, किसी चीज की पहचान है। तो अगर आप, फॉर एग्जाम्पल स्विगी का क्या होता है, ऑरेंज कलर का लोगो होता है, तो अगर स्विगी नहीं भी लिखा है तो आप पहचान जाओगे राइट, कि ये स्विगी का ऐप है। जियो मार्ट, जेप्टो, जेप्टो आई थिंक ब्लू कलर का होता है, इट्स काइंड ऑफ अ पर्पलिश कलर। फिर कोको कोला, कोको कोला का जो लोगो है वो देख के पहचान जाओगे। एप्पल, सैमसंग, ये सब जो है, इन जो भी जिस भी ब्रांड की पहचान होती है उसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। और पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है किसी भी तरीके का न्यू इन्वेंशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एप्पल है, सी आई गिव यू अ रियल एग्जांपल, ट्राई टू, ये देखो, एक टाइम पे ये जो मतलब हमारा जो लॉ इतना ज्यादा सीरियस है कि ये एक टाइम पे जब एप्पल का जो ये कर्व जो राउंड आता है ना, उस पे भी एप्पल ने एक बार पेटेंट लिया था कि ये हमारा डिजाइन है, एंड दे डिडंट वांट एनीवन टू कॉपी इट। फिर अगर ये ओपन करोगे तो यहाँ से जो स्लाइड लॉक आता है ना, उसके लिए भी एप्पल के पास पेटेंट है। तो पेटेंट हर तरीके से लिया जा सकता है, बट वो उसके लिए न्यू इन्वेंशन दिखाना पड़ता है। तो वो हुआ पैटेंट। और जो पहचान होती है वो होता है ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क के लिए एक्ट कौन सा है, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। और ट्रेडमार्क जो है वो फॉरएवर रहता है आपके पास, और वो बस प्रॉब्लम क्या है, यू विल हैव टू रिन्यू इट। द मोमेंट यू विल स्टॉप रिन्यूइंग, या आप फॉरगेट, यू विल कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट रिन्यूइंग इट, तो वहां से आपका ट्रेडमार्क खत्म हो जाता है। बट पेटेंट का क्या है कि वो 20 साल तक ही मिलेगा, 20 सालों तक ही मिलेगा, द डे फ्रॉम द फाइलिंग। आफ्टर दैट व्हेन वी कम टू द कॉपीराइट, कॉपीराइट किसी भी क्रिएटिव वर्क के लिए मिलता है। जैसे किसी कोई बुक लिखा आपने, म्यूजिक लिखा, या कोई कोड बनाया, तो उसके लिए आप कॉपीराइट अप्लाई करोगे। और कॉपीराइट का कौन सा लॉ गवर्न करता है, कॉपीराइट एक्ट 1957। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक गाना बना, नॉर्मल सा अरिजीत सिंह ने गाना लिखा,
इमेजिन करो कि तुम ही हो, ठीक है, उसका बहुत फेमस गाना है तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। अब उसमें भी 4-5 तरीके से वो कॉपीराइट क्लेम करता है। पहली बात तो उस वीडियो पे वो कॉपीराइट ले सकता है, जो उस पे बनाए, जो जो भी उसमें बनाया गया है, जिसने भी अपने आप को प्रेजेंट किया है, ठीक है। उस डांस पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, उसके धुन पे कॉपीराइट लिया जा सकता है, वो लिरिक्स जो है उस पे कॉपीराइट लिया जाएगा, जो साउंड यूज की गई है उस पे कॉपीराइट लिया जाएगा। अगर अरिजीत सिंह का क्या का साउंड है तो उस पे कॉपीराइट लिया जाएगा। तो लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि दीज थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट एंड सो वाइटल कि एक गाने में भी 4-5 कॉपीराइट लगी, राइट, यूज हुआ। तो इमेजिन करो एक मूवी जो इतनी ज्यादा बड़ी और लंबी चौड़ी बनती है, 1.5 घंटे 2 घंटे की, उस पे कितनी ज्यादा आईपीज लाइक यूज की जाती है। तो कॉपीराइट का ड्यूरेशन क्या है? लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई गाना लिखा, तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो मेरे पास रहेगा, कॉपीराइट रहेगा। और आफ्टर आई डाई, मेरे हायर को, ठीक है, वो 60 सालों तक मिलेगा। आफ्टर आई डाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो कॉपीराइट मेरे पास ही रहने वाली है, और 60 सालों तक फिर मेरे हायर को मिलेगा, और उसके बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, ठीक है। अब नाउ वी विल कम टू ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है? ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है। इट्स लाइक कि जब तक वो सीक्रेट आपके पास है तब तक वो सेफ है, और जब जैसे ही वो डिस्क्लोज हुआ, वो रिवील हुआ, तब तक वो उसकी जो भी उसका जो सीक्रेट है या जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोको कोला का देखो, कोको कोला, दे हैव देयर ओन सीक्रेट्स, राइट, उनकी ओन रेसिपी है, तो वो अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज द सीक्रेट इज सेफ विथ यू, इट इज अ ट्रेड सीक्रेट। और जैसे ही वो गलती से भी बाहर आ गई, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आ गया, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। देर इज नो लॉ, देर इज नो डेडिकेटेड लॉ टिल नाउ दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर ट्रेड सीक्रेट। ओके। आफ्टर दैट वी हैव डिजाइन्स, जैसे कि एक प्रोडक्ट दिखता कैसा है। जैसे कोको कोला की जो बॉटल होती है वो राउंड शेप में होती है, उसकी डिजाइन जो है, उसके लिए आप डिजाइन एक्ट 2000 में आप डिजाइन आईपी अप्लाई कर सकते हो, और ये 10 सालों तक रहता है, और फिर आगे जाके रिन्यू करवाओगे तो 5 साल तक का और ड्यूरेशन होगा। आफ्टर दैट वी हैव जीआई, ठीक है, जीआई एक्ट 1999। तो ये जो है वो कोई स्पेसिफिक इंसान को नहीं मिलता है, ये रीजन पे मिलता है। जैसे कि दार्जिलिंग की टी, या बनारसी सिल्क साड़ी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये इनिशियली व्हेन यू विल अप्लाई फॉर जीआई, तो ये 10 सालों तक रहता है, उसके बाद ये हर साल रिन्यू होगा, हर 10 ईयर्स पे रिन्यू होते जाता है। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दार्जिलिंग में रहती हूँ, तो मैं जाके अपने गवर्नमेंट से ये परमिशन ले सकती हूँ, ये लाइसेंस ले सकती हूँ कि कैन आई सेल दार्जिलिंग टी, या इफ आई वांट टू सेल बनारसी सिल्क साड़ीज, तो कैन आई गो फॉर द प्रोडक्शन और द सिल्क, या जो भी उनका बेचना हुआ या किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो मुझे जाके अपने स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा। वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वो जो जीआई मिलेगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं उसे, वो सिर्फ मेरे नाम से आएगा, वो रीजन वाइज होता है, ठीक है। टिल नाउ अभी तक मैंने सिर्फ ब्रीफ दिया है, समझ आया? Like, who is sharing these kind of links? Please don't share these kind of links, guys. Stop sending these kind of messages in the chat box, please. Okay. Chalo, we'll move towards the next slide where we will understand more specifically about patent. तो अभी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि पैटेंट जो है, इट इज अ स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ अ गवर्नमेंट, जो एक इन्वेंटर को मिलता है, और वो 20 सालों तक रहता है, ठीक है। एंड यू आर अलाउड टू मेक एंड सेल दैट इन्वेंशन। अगर आपने कोई ड्रग अप्लाई बनाया, इन्वेंट किया, जो कैंसर को ठीक कर सकता है या एड्स के लिए, तो पहले आपको पेटेंट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगी, उसके बाद यू आर अलाउड टू मेक और सेल दैट काइंड ऑफ इन्वेंशन,
ठीक है, उसके पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब इसी पेटेंट के लिए भी 3 टेस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो एक नोबल होना चाहिए, नोबल मतलब न्यू होना चाहिए। Nobody anywhere in the world should already have made or shown the exact thing before, ठीक है। अगर गलती से भी अगर आपने किसी और चीज को कॉपी करने की कोशिश की है तो फिर आपको पैटेंट नहीं मिलेगा। नोबल मतलब नया चीज होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी वेरी क्लेवर, मतलब बहुत कुछ ऑब्वियस चीज नहीं होनी चाहिए कि ये तो बहुत इजी सी चीज थी, ये तो कोई भी बना सकता है, नहीं। लाइक इट कान जस्ट बी एन ऑब्वियस लिटिल ट्वीक, ठीक है। जैसे कि एक केस लॉ बताती हूँ, उस केस का नाम था नोवार्टिस एजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2013 का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लाइक उनमें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ही फाइनल जजमेंट दिया था। तो इसमें हुआ क्या था कि देयर वाज दिस कंपनी नोवार्टिस, और वो कैंसर की ही मेडिसिन बेचते थे। और उस दवाई का नाम था ग्लिविक, GLIVEC। और उसका क्या हो रहा था कि उस कंपनी की जो मेडिसिन की जो पैटेंट थी वो रन आउट करने वाली थी, वो खत्म होने वाली थी 20 सालों में, मतलब वो पास आ रहा था वो 20 ईयर्स। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो अदर कंपनीज है वो अपनी चीपर कॉपीज बना सकती हैं, ठीक है। जैसे ही उसका पेटेंट खत्म हो जाएगा, उसके पहले तक तो कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है, बट जैसे ही पेटेंट खत्म होगा आप रिन्यू नहीं करवा सकते हो, ये दिस इज द लॉ। आपको एक इन्वेंशन के लिए सिर्फ 20 सालों तक ही पेटेंट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगा, देर आर अदर ब्रांड्स और अदर मेडिकल कंपनीज जो मेडिसिन बनाती हैं, वो उसका चीपर वर्जन या चीपर कॉपीज बेचेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो नोवार्टिस था उसने क्या किया कि वो उसने एक स्लाइटली ट्वीक किया, थोड़ा सा चेंज किया उसके केमिकल फॉर्मूला में, और वो सेम मेडिसिन जाके कोर्ट में बोल रहा है कि मेरे को पैटेंट दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि बिल्कुल भी पैटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोई आपने कोई केमिकल फॉर्मूला जो है उसका कंप्लीटली चेंज नहीं किया है। वो हमें समझ आ रहा है कि आपने एक स्मॉल चेंज किया है, और जो भी आपने चेंज किया है उससे कोई नया इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए फाइनली उससे कोई पैटेंट नहीं मिला, ठीक है। अब सी होता क्या है कि अगर जैसे ये लिटिल ट्वीक हुआ ना, जैसे गलती से थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो नहीं मिलेगा पेटेंट। आपको एग्जैक्टली exactly दिखाना पड़ेगा कि आपने कोई रियल इन्वेंशन किया है, और जैसे ही आपका 20 साल खत्म होगा तो वो पैटेंट भी खत्म होगा और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। अब फाइनल थर्ड टेस्ट क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट टेस्ट। एंड वो क्या होता है कि आपको कोर्ट में या जो आपको रजिस्ट्रेशन जो जहां पे होता है पैटेंट का रजिस्टर ऑफिस में, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दैट इज एक्चुअली बिल्ड फॉर द यूज इन द रियल वर्ल्ड, मतलब जो मैं बना रहा हूं या जो मैंने बनाया है उसका यूज भी है, मतलब वो सिर्फ कोई काम भी उसका आना चाहिए, जो बनाया जा रहा है उसका कोई यूज ही नहीं है तो उसके लिए पैटेंट नहीं मिलेगा, मतलब ये सबसे लास्ट स्टेप आता है। और ये तुरंत इजीली कोर्ट या जो भी है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें पैटेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमने बताया, ये हमने जाना कि लाइक देर इज नो चीटिंग विद द मेडिसिन रूल, मतलब आप कोई ओल्ड मेडिसिन को स्लाइटली चेंज करके 20 साल का और पेटेंट नहीं ले सकते हो। फिर अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, ठीक है, लाइक यू कांट पेटेंट एन ऐप आइडिया। अगर आपके पास कोई आइडिया है आपके ब्रेन में और आपने कोई एल्गोरिथम या कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया नहीं है अभी तक, सिर्फ वो आइडिया है, तो उसके लिए भी पेटेंट नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैजुअली बोला दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट एन ऐप जहाँ पे लाइक वो पेरेंट्स के लिए होगा, और पेरेंट्स वो ऐप अपने फोन में डाल के अपने बच्चों के फोन को स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। एंड ये मैंने कैजुअली बोला पब्लिक में, और वो आइडिया किसी ने चोरी कर लिया और वो जाके उसने एक्चुअली बना भी लिया और उसने पैटेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया। तो इस सिचुएशन में मैं पेटेंट क्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इट वॉज जस्ट एन आइडिया, और देर इज नो लाइक आइडिया चोरी करना एग्जैक्टली चोरी नहीं है, ठीक है। और इट इज दैट्स व्हाई इट इज सेड, मैंने पहले भी बोला कि अगर आप कोई इन्वेंशन कर भी रहे हो तो कोशिश करो कि वो पब्लिक की नजर से दूर रहे। इवन एक्सीडेंटली भी अगर वो सबके सबके सामने आ गया, ऑफिशियली अगर पेटेंट फाइल करने से पहले आ गया, तो वो पेटेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप किसी से कोलैबोरेट करना चाहते हो या कुछ शेयर कर रहे हो, किसी से एडवाइस लेना चाहते हो,
तो ऑलवेज साइन अ कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट बिफोर शोइंग दैट टू एनीवन, मतलब एनडीए साइन करो, ठीक है। और मैंने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ 20 सालों तक ही एप्लीकेबल है। सो अभी एक और केस बताती हूँ। देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस। डू यू नो पेस्टीज जो स्टिक ऑन नोट्स होते हैं? एवरीवन नो स्टिक ऑन नोट्स, पता है ना, जो हम बुक में पढ़ाई के टाइम में यूज करते हैं। एवरीवन टेल मी, हाँ ना बोलो तो तब तो बताऊंगी। राइट, तो वो ब्लू येलो ब्लू कलर का स्टिक ऑन नोट्स होता है, ठीक है। तो उसकी स्टोरी क्या है मैं बताती हूँ। देयर वाज दिस कंपनी 3M कंपनी, ठीक है। अब वो कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को बोला कि आप एक ऐसा ग्लू बनाओ जो सब कुछ पेस्ट कर सके, अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला, तो अब मैं फेल हो गई उस ग्लू को बनाने में, और वो ग्लू जो मैंने बनाया वो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू नहीं था, और उसको कोई यूज नहीं कर सकता है, दैट वाज ऑफ नो यूज, ठीक है। अब 6 साल के बाद एक और एम्प्लॉय जो उसी कंपनी का था, अभी उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, उसने लाइक ही वाज जस्ट नॉर्मली रीडिंग अ बुक, और उसने क्या किया, ही यूज्ड हिज ओन ब्रेन, और उसने वो ग्लू को अपने बुक में कुछ चिपकाने के लिए यूज किया, एक पेपर चिपकाने के लिए यूज किया उस ग्लू से, उस पेपर को अपने बुक में पेस्ट किया, कुछ लिखा, और फिर जैसे उसने निकाला ना, तो उसे ये लगा कि यार ये तो कितना अच्छा इन्वेंशन है कि ये पेज भी नहीं फटा, मतलब वो टेम्परेरी स्टिक भी हो गया, और जब मैंने उसे निकाला तो वो वेस्ट भी नहीं हुआ, मतलब वो फटा भी नहीं, और शायद उसको मैं रीयूज भी कर सकता हूँ। तो फिर वो जो सेकेंड पार्टी थी ना जिसने ये इन्वेंट किया कि उसका प्रॉपर यूज क्या है, वो फाइनली उसको उस चीज के लिए पेटेंट मिला। तो इनिशियली वो दैट वाज लाइक उसका इंटेंशन क्या था बनाने का, कि वो एक स्ट्रॉन्गर ग्लू बनाना चाहते थे, बट वो फेल्ड ग्लू निकला उनके अकॉर्डिंग। बट आगे जाके उसका प्रॉपर यूज बना, और उसको एक्चुअली इन्वेंट किया गया, और वो इस मतलब बोला जाता है कि इट वाज इन्वेंटेड बाय अ मिस्टेक, ठीक है। टिल नाउ आई एम क्लियर? एवरीवन, एम आई क्लियर? Perfect. Then we will move towards the next slide. अभी हम लोग बात करेंगे कि प्रोसेस क्या है। अब देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वही एग्जैक्टली प्रोसेस है। सबसे पहले यू विल हैव टू सबमिट योर इन्वेंशन, इवन दो अगर प्रॉपरली नहीं बना है, वो प्रोसेस में ही है, तो 12 महीनों लाइक 12 मंथ्स पहले भी यू कैन जस्ट फाइल इट, ठीक है। और यू कैन फाइल अ क्विक प्लेस होल्डर वर्जन, मतलब आप बता दो जाके कि हाँ मैं प्रोसेस में हूँ एंड आई वांट टू हैव अ पैटेंट फॉर इट, ठीक है। फिर 18 महीनों के बाद वो पब्लिक की नजर में आता है, मतलब एक पब्लिकेशन आएगा, अनाउंसमेंट होता है उस इन्वेंशन के बारे में, पब्लिक को बताया जाता है फाइनली 18 मंथ्स के बाद। अब उसके बाद एग्जामिनेशन होगा उसका, मतलब any expert will come and check your invention properly, and for that also आपको ये specifically मांगना पड़ेगा, you will have to ask for this check for this examination, okay। फिर उसके बाद other people, opposition की बारी आएगी, other people जैसे मैं या नॉर्मल जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उस चीज के, दे विल कम एंड दे विल अपोज दैट इन्वेंशन। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ये चोरी की है कहीं से आइडिया, या आपने सेम फॉर्मूला यूज किया है, या जो भी आप बोल रहे दैट इज नॉट फेयर फॉर द वर्ल्ड, या जो भी आपने इन्वेंशन किया है वो सही इन्वेंशन नहीं है पब्लिक के लिए, तो ऑपोजिशन आएगी। उसके बाद अगर कोई ऑपोजिशन नहीं आता है तो फिर आपको पेटेंट मिल जाएगा, और अगर ऑपोजिशन आया भी और आपने उसको क्लियर जस्टिफिकेशन दे दिया एंड यू हैव वोन द केस, तो भी आपको पेटेंट मिल जाएगा, और वो पेटेंट सिर्फ 20 सालों तक ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद कर लिया करो, मतलब भूल जाओगे। ये लोग भूल जाते हैं कि 20 साल के बाद फिर से मैं अप्लाई कर दूंगा, नहीं, कोई भी इन्वेंशन के लिए सिर्फ 20 साल ही तक आपको पेटेंट मिलेगा। फिर देर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट केस, बजाज ऑटो लिमिटेड वर्सेस टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ साफ बोला था। हुआ क्या था कि, तो लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग नेम्स, राइट। बजाज जो कंपनी है और जो टीवीएस की जो मोटर कंपनी है, दे वर फाइटिंग ओवर एंड इंजन टेक्नोलॉजी, वो इंजन की टेक्नोलॉजी पे काफी दिनों से कोर्ट में बहस कर रही थी। तो कोर्ट ने फाइनली ये बोला
कि जहां पे भी आईपी का मैटर आता है वहां पे जल्दी जस्टिस देने की कोशिश की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है दे आर लूजिंग देयर मनी ऑल्सो, एंड ऑल्सो उनका टाइम भी जा रहा है डिसीजन आने के लिए। सो कोर्ट ने ये बोला कि देर इज अ रिमाइंडर दैट अ स्लो जस्टिस कैन ऑलमोस्ट बी एज बैड एज नो जस्टिस। मतलब जिस तरीके से ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था इस केस में, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था, दोनों कंपनीज के टाइम जा रहे थे, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, दे वेर लाइक दे केप्ट लूजिंग देयर मनी। तो कोर्ट ने ये बोला कि जितना स्लो जस्टिस मिलेगा उसका मतलब ये है कि इट इज लाइक सेम एज नो जस्टिस। ठीक है, तो ये आज भी अगर आईपी के कोई केस आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई मैटर आता है कोर्ट में, तो इस केस का रेफरेंस दिया जाता है ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके आईपी के मैटर्स में। आफ्टर दैट वील मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स मैंने ऊपर पहले ही बता दिया इनिशियली कि ट्रेडमार्क बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी लोगो, शेप या कलर, किसी भी तरीके के किसी भी पहचान के लिए आप मांग सकते हो ट्रेडमार्क। ठीक है, मतलब आप आपकी जो ब्रांड है वो ऐसी, मतलब ऐसी चीज के लिए ट्रेडमार्क मांगा जाता है जो आपकी ब्रांड की पहचान है, जिसको देख के लोग पहचान जाए। मतलब बहुत ज्यादा जेनेरिक नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ओपनिंग अ बेकरी शॉप, ठीक है, तो उसका नाम मैंने बेकरी रख दिया, तो बेकरी क्या है, ये बहुत जेनेरिक है या बहुत प्लेन है, तो इसके लिए तो आपको ट्रेडमार्क कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ यूनिक होना चाहिए। जैसे कोई, अगर आप इमेजिन करो, अगर लेस, तो लेस का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट तो आंखों में आ जाता है ना अगर मैं बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि यू आर कंफ्यूज। कोई कलर बोला जाए, जैसे एप्पल मैंने बताया पहले भी, तो एप्पल का लोगो देख के ही पहचान जा रहे हो, तो वो आपकी पहचान होनी चाहिए, आपकी ब्रांड की पहचान होनी चाहिए। जब वो पहचान होती है तो उसके लिए हम ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी सी ट्रेडमार्क जो है उसमें दो तरीके से आप देख सकते हो। एक बार एक नाम के बगल में टीएम लिखा रहता है, ये बहुत बार लोगों ने देखा होगा। तो टीएम मतलब इट डजंट हैव एनी लीगल पावर ऑन इट्स ओन, लिटरली एनीवन कैन राइट इट। क्योंकि मैंने तो लोगों को इंस्टाग्राम पे भी देखा है लिखते हुए, अपने नाम के बगल में टीएम लिख देते हैं। तो उसका मतलब यह है कि they don't have any legal power, okay? But when you see a name with R and सर्कल में जब लिखा रहता है, उसका मतलब है कि हमारे पास ट्रेडमार्क है, मतलब हमारा नाम जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये एक कंफ्यूजन है जो टीएम और आर में आता है। आर मतलब उसके पास लीगल पावर है और हर इंसान वो यूज नहीं कर सकता है टिल द टाइम यू डोंट हैव द लाइक ट्रेडमार्क फॉर इट, अप्रूव्ड ट्रेडमार्क। ओके, अभी देखो एक और, इट्स अ वेरी फेमस केस, इसका नाम है केडियाला हेल्थ केयर वर्सेस केडियाला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये अगेन सुप्रीम कोर्ट का केस था, 2001 का केस है। अभी इसमें क्या किया, दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी और सेम ही नेम से थी, दोनों का सेम ही नाम था। तो जो एक नाम मतलब एक पहली वाली जो थी, जिनका पहला जो पहले से यूज कर रहे थे, उन्होंने वो कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि वी बोथ हैव द सेम नेम्स। ठीक है, तो कोर्ट ने साफ साफ बोला कि दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग और ये बहुत मिसलीडिंग है। एंड कोर्ट ने बोला कि स्पेशली व्हेन यू आर लाइक डीलिंग विद द थिंग्स लाइक जो मेडिसिन है या किसी के हेल्थ से रिलेटेड है, तो डोंट ट्राई टू हैव दीज काइंड ऑफ सिमिलर नेम्स, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू लाइक annoying नहीं है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट समन्स हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स ट्रेडमार्क का प्रोसेस क्या होता है। तो अगेन यू हैव अ वेरी सिमिलर प्रोसेस, लाइक सर्च करो, सबसे पहले तो सर्च करो। अगर आप नाम, फॉर एग्जाम्पल आप, इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन अ नेम, तो अगर मुझे अपने नाम से नहीं खोलना है, या मे बी अगर मैं स्वर्णिमा इंटरप्राइज बनाना चाहती हूँ, ठीक है, या मैं जोमेटो बनाना चाहती हूँ, तो मैं आई विल सर्च कि इस नाम से पहले ट्रेडमार्क है या नहीं है। तो ऑलरेडी जोमेटो के पास तो ट्रेडमार्क है, तो फिर मैं ये नाम यूज नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं अपना नाम सर्च करूंगी जिसपे कोई भी ट्रेडमार्क अभी तक अप्लाई नहीं है, फाइल्ड नहीं है। देन वी विल आई विल गो फॉर द एप्लीकेशन स्टेप, आई फाइल एवरीथिंग, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स दूंगी, फिर एग्जामिनेशन होगा, पब्लिकेशन होगा, फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। अभी देखो ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क में वी हैव 45 क्लासेस, उसको हम 45 आइल्स भी बोलते हैं, एक से लेके
45, लाइक 1 to 45 आइल्स होते हैं। अभी इमेजिन करो, मैंने एक क्लोथिंग की ब्रांड बनाई स्वर्णिमा एंटरप्राइज के नाम से, ठीक है, या सनी डे के नाम से। अभी वो मैंने अपने क्लास 25 में, क्योंकि क्लास जो 25 है ट्रेडमार्क के लिए, वो क्लोथिंग के बारे में बात करता है, ठीक है। या इमेजिन करो एडिडास जो है, वो अपनी जो अपनी ब्रांड है, तो एडिडास वो जूते कपड़े बेचता है, राइट, वो खाना तो बेचता नहीं, एज मच आई नो। तो आगे जाके अगर वो सेक्शन, लाइक जो क्लास नंबर 30, अगर एडिडास के नाम से कोई खाना बेचने लगे, कोई फूड बेचने लग रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर बेचने लग रहा है क्लास 9 में, तो एडिडास आगे जाके कुछ नहीं कर सकता है। देर इज नथिंग दैट द क्लोथिंग कंपनी और द एडिडास कंपनी कैन डू। अगर मैंने स्वर्णिमा इंटरप्राइज क्लास 25 में अप्लाई किया है, उस नाम से ट्रेडमार्क लिया है, उस कैटेगरी में ट्रेडमार्क लिया है, तो आगे जाके अगर कोई स्वर्णिमा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर बनाता है और वो मोबाइल बेच रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग की जो इंडस्ट्री है उस पे ही कोर्ट केस या उसको चैलेंज कर सकती हूँ। अंडरस्टूड टिल नाउ? समझ आया? ओके, आफ्टर दैट वील मूव टूवर्ड्स कॉपीराइट। अब देखो, कॉपीराइट मैंने बताया, कॉपीराइट जो है वो इजीएस्ट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है पूरे आईपी में। जो 6 आईपीज है उसमें इजीएस्ट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है। जैसे ही कुछ क्रिएटिव वर्क बना, आपको ऑटोमेटिकली कॉपीराइट मिल जाता है। अगर मैंने कोई गाना बनाया, रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया, तो वो फाइनली उसके लिए मेरे को कॉपीराइट मिल गया। But for the safer side, and if you are smart, then register it. Registering is very optional, but still it is suggested that आप register करो, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप सेफर साइड में रहोगे कि मेरे पास तो ऑलरेडी इस चीज का कॉपीराइट है, तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं दिखाना पड़ेगा। जस्ट सिंपली कोर्ट में जाके बोल देना कि मेरे पास तो ऑलरेडी कॉपीराइट है इस चीज का, ठीक है। अभी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सेलिब्रिटीज देखो, कोई प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है सेलिब्रिटी का कि ये इंसान सेलिब्रिटी है। लॉ ने अभी तक डिफाइन नहीं किया है सेलिब्रिटी मतलब क्या होता है। सेलिब्रिटी मतलब वो इंसान होता है जो पब्लिक के नजर में, जो लोग उसकी शक्ल से, उसकी आवाज से, उसके डायलॉग से, उसके चेहरे को पहचानते हो, वो पब्लिक फेम है, ठीक है। लोगों को, लाइक लोगों को उसका चेहरा काफी है कि अच्छा ये अमिताभ बच्चन है, ये शाहरुख खान है। अब मेरा चेहरा देखे लोग नहीं पहचानेंगे, आपका चेहरा देखे शायद ना पहचाने, राइट। बट अमिताभ बच्चन को सब कोई जानता है। तो अमिताभ बच्चन अपने फेस पे भी कॉपीराइट ले सकता है। अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज की भी कॉपीराइट ली है। और ऐसे सेलिब्रिटीज वो कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि हमें कॉपीराइट चाहिए, ठीक है। देर वॉज दिस केस, रजनीकांत की एक मूवी आई थी। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द केस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स, ठीक है। तो वो साउथ इंडिया में रिलीज हुई और उस मूवी का नाम था मैं हूँ रजनीकांत। और उसमें क्या हुआ कि जो ब्रांड, जो उसका पोस्टर था, वो उसमें भी रजनीकांत की ही फोटोग्राफ लगा दी गई। तो मोस्टली लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये रजनीकांत की बायोग्राफी है, और लोग इसीलिए उस टिकट को खरीद भी रहे थे, उस मूवी के टिकट्स को खरीद रहे थे। फिर एट द एंड जब रजनीकांत को ये पता चला, रजनीकांत ने मूवी देखी और सबको ये पता चला कि इसमें तो रजनीकांत का दूर दूर तक नाम ही नहीं है। तो फिर रजनीकांत कोर्ट में गए और उन्होंने ये लाइक मूवी बंद करवाया, और फिर जो भी लाइक वटेवर उन्होंने कॉम्पनसेशन मांगा था। तो आप किसी का भी नाम, चाहे वो कितना भी फेमस इंसान हो, उसका नाम, उसकी आवाज, उसकी फोटोग्राफ नहीं आप यूज कर सकते हो विदाउट देयर परमिशन। तो तनिष्क जो है, उसने एक बार बहुत फेमस कपल को यूज किया अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए। उन्होंने उनकी परमिशन ली, उनको फीस भी पे किया। उसके बाद जो उसकी राइवल कंपनी थी, उसने क्या किया, सेम फोटोग्राफ अपने लिए यूज किया। तो फिर तनिष्क ने उसको चैलेंज किया और फाइनली जो राइवल कंपनी थी उसको उसका जो कपल का नाम था वो हटाना पड़ गया, ठीक है। अभी देर वॉज दिस शॉप इन दिल्ली, आई थिंक इट वॉज इन दिल्ली। अभी वो क्या कर रहा था, वो दलेर मेहंदी, वो जो सिंगर है, उनके डॉल्स बना के बेच रहा था बिना उनके परमिशन के। तो फिर दलेर मेहंदी ने उस चीज को चैलेंज किया और बोला कि आप मेरी किसी भी चीज को बिना मेरे परमिशन के यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ बात पैसों की नहीं है, ऑफ कोर्स पैसे तो देने पड़ेंगे, बट वो वॉलंटरली भी आप नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट गिविंग यू दैट परमिशन। ठीक है, अंडरस्टूड टिल नाउ? ओके, सो देयर वाज दिस केस, ठीक है, ईस्टर्न बुक कंपनी वर्सेस डीबी मोदक, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, 2008 का ये केस है। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें हुआ क्या कि देयर वाज दिस पब्लिशिंग कंपनी, ईस्टर्न बुक कंपनी, हैड स्पेंट ईयर्स, ठीक है, एडिंग हेल्पफुल नोट्स, समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर ऑफ ऑफिशियल कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, मतलब वो जो कोर्ट का जजमेंट्स आता था उसके लिए वो हेल्पफुल नोट्स देते थे, उसको समराइज करते थे, जो भी ऑफिशियल जजमेंट्स आते थे, ताकि कोई भी जो पढ़ रहा है उसको इजीली वो समझ आ सके। ठीक है, फिर क्या किया, एक दूसरे कंपनी ने, दे स्टार्टेड कॉपिंग इट एंड रीप्रिंटिंग इट द सेम, जो ईस्टर्न बुक कंपनी कर रही थी उसको सेम कॉपी करना स्टार्ट किया और उसको थोड़ा इनहैंस कर दिया। ठीक है, तो अभी जो ईस्टर्न बुक कंपनी थी, दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला दैट नो वन कैन डू दैट, नो वन इज अलाउड टू डू दैट। ठीक है, बिकॉज जो जजमेंट तो भले वो पब्लिक डोमेन में थी, बट जिस तरीके से वो समराइज कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन की वो अपनी स्किल और अपनी एफर्ट से वो कर रहे थे, तो दैट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी विल अंडरस्टैंड कॉपीराइट का ड्यूरेशन क्या होता है और लाइक व्हाट इज द प्रोसेस एग्जैक्टली। तो सी, कॉपीराइट का कुछ भी ड्यूरेशन नहीं होता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर, अभी मैंने पहले भी बताया, इट्स वेरी सिंपल, जब तक रविंद्रनाथ टैगोर जिंदा थे, वो लाइक 1941 में ही पास्ड अवे, एंड उस समय तक उनके पास वो अपने जितने भी उन्हें क्रिएटिव वर्क किए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखा है, और जो भी उन्होंने मूवी बनाई या जो भी, मतलब वटेवर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोएम्स लिखे, जो भी क्रिएटिव वर्क किया, उस समय तक उसका पूरा कॉपीराइट जो था वो उनके पास ही था, जो भी उन्होंने कविताएं लिखी, जो भी लिखा। अब उनके मरने के बाद 60 सालों तक वो उनके हायर, उनके फैमिली में जो हायर थे उनके, उनको ट्रांसफर हुआ, और फाइनली इट एंडेड इन 2002, विच मीन्स टुडे एनी वन, मतलब वो पब्लिक डोमेन में है, जो भी उन्होंने अभी तक लिखा है, पब्लिश किया है, वो अब पब्लिक डोमेन में है। तो 2002 के बाद जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में आ गया, दैट मीन्स एनी वन कैन फ्रीली पब्लिश, ट्रांसलेट, उनके कविताओं को यूज करेगा, कहीं भी अपने इंस्टाग्राम पे डालो, कुछ भी करो, उस पर मूवी बना दो, कुछ भी करो, और यू डोंट हैव टू टेक एनी परमिशन, क्योंकि अब वो कॉपीराइट जो थी वो खत्म हो चुकी है। 1941 में ही पास्ड अवे, आफ्टर दैट फॉर 60 years, 2002 में वो खत्म हो चुका है, तो फाइनली अब वो पब्लिक डोमेन में है एंड एवरीवन कैन यूज इट। कॉपीराइट के लिए सिर्फ यही याद रखने की जरूरत है, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉपीराइट के बारे में अभी याद रखना। और मैं, सी, आई एम टेलिंग यू, आई विल शेयर यू माय स्क्रीन हियर आल्सो एंड आई विल शो you something. Wait. See, let me know if you can see my screen. मैंने दूसरी स्क्रीन शेयर की है, ये दिख रही है? दिख रही है ना? ओके, परफेक्ट। सी, अभी जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, इट्स वेरी लेस, आई नो, ठीक है, ये लाइक almost 1 घंटे में I can't cover it, and this is the bundle which I have only created and my team has created. Okay, you will see, if you will go to the website of Lawversity, you will find several bundles like this. Intellectual property rights पे है, और the like the original price is 3,499, but if you want a proper information about intellectual property, then you can always have this bundle. If you will go to the more details, you will find कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, सी, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। यू विल हैव द मास्टर वर्कशीट, जो पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद 5-6 वीडियोस है इसके। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है वो सब कुछ इसमें है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज हैव दिस एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा और भी बंडल्स है। वी हैव बंडल्स लाइक डाउरी प्रोविजन एक्ट,
ठीक है, वी हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया, वी हैव नारकोटिक्स ड्रग्स। सो इफ, बिकॉज जो भी हम सेशन लेते हैं वो 1 घंटे में लेते हैं, 1 घंटे में वी आई कांट प्रोवाइड, लाइक आई कांट गारंटी यू कि मैं आपको A to Z बताने वाली हूँ। और इसीलिए हमने ये सेशन बनाया है, और सॉरी ये कोर्सेज बनाया है, सो दैट यू कैन ऑलवेज हैव द एक्सेस। ठीक है, बिसाइड दैट वी हैव सम कोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, वी हैव advanced contract drafting courses. If you will go to the enroll now section, then you will see कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, हमारी टीम वी विल लाइक हम ही आपको समझाएंगे। आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो फॉर द कॉर्पोरेट, राइट, अगर आपको कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाना है, देन यू शुड डेफिनेटली हैव दिस काइंड ऑफ कोर्स। क्योंकि वी विल टीच यू हाउ टू ड्राफ्ट एन एनडीए, या लीज डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, सेल डीड कैसे बनाना है, सर्विस अग्रीमेंट कैसे बनाना है। ठीक है, यू विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग, मतलब हम A to Z आपको समझाएंगे। आफ्टर दैट आपको ड्राफ्टिंग कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करना है। यू विल हैव द वीकेंड लेक्चर्स, इंटरैक्टिव सेशंस होगा, और जो वीक डे में होगा वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, and we will also help you with the CV building support. And if you're buying this course, we have 100+ lawyers which are already with our platform, so you will have the direct access to them. And this is not just one course, we have other courses also जो कि टेक AI या डेटा प्रिवेसी पे है, and these are some very important topics जो हर इंसान आज सीखना चाहता है। ठीक है, now you can always visit our website. All right, now I'll stop the share and we'll come back to, okay, now अब मेरी स्क्रीन चली गई, राइट? वो चली गई ना? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। इट्स गॉन, परफेक्ट। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने आईपी के क्लास को। सो नाउ वील टॉक अबाउट, या हम कहाँ तक पहुंचे थे? या वी जस्ट एंडेड कॉपीराइट, नाउ वी विल कम टू द ट्रेड सीक्रेट्स। अभी देखो, ट्रेड सीक्रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पहली बात तो जब तक मेरी सीक्रेट मेरे पास है तब तक ही वो सेफ है। इसके लिए कोई भी लॉ नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोको कोला का रेसिपी का एग्जाम्पल दिया था, राइट? तो अभी टेल मी वन थिंग, आई हैव दिस वन क्वेश्चन, अगर कोको कोला की अपनी रेसिपी है तो वो पैटेंट क्यों नहीं अप्लाई कर रहा है? कोको कोला ने ट्रेड सीक्रेट अप्लाई किया है। इफ यू विल सर्च ऑन गूगल, जो आईपी है उसकी रेसिपी के लिए, इट्स नॉट पैटेंट, दे हैव टेकन द ट्रेड सीक्रेट। डू यू वांट आंसर व्हाई इट इज दैट? पैटेंट भी तो वो उसको उसको मिल सकता था, राइट? ही कुड हैव अप्लाइड फॉर द पैटेंट। बताओ, यूज योर ब्रेन। आई एम आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, टेल मी गाइस। patent for innovation, I know that is for innovation, it is, yeah, very nice, कौस्तुभ ने बोला है ये, very nice. patent is protected for limited years only. अगर इमेजिन करो कोको कोला जैसी इतनी बड़ी कंपनी है, उसने 20 सालों तक ही पैटेंट लिया, वेरी गुड पीयूष, अगर उसने 20 सालों तक पैटेंट लिया उसके बाद तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ना। तो फिर फाइनली कोर्ट को लाइक वो जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगा तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा, उसका सीक्रेट चला गया, इसीलिए वो उसने ट्रेड सीक्रेट लिया है। और जब भी जो कोको कोला जैसी कंपनी या चाहे केएफसी हो, मैकडोनल्ड्स हो, दे हैव देयर ओन सीक्रेट्स और दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट एनडीएस। ठीक है, वो एनडीएस बनवाते हैं और उसके बाद, ओके टेल मी वन थिंग, एम आई गोइंग वेरी स्लो बिकॉज इट्स 8 o'clock ऑलरेडी? शुड आई गो फास्ट और आर यू ओके विद द टोन एंड द स्पीड? ठीक है,
नाउ सी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोटेक्शन है उसके लिए कोई लॉ नहीं है। आप अपने ट्रेड सीक्रेट को तभी बचा सकते हो जब यू हैव साइंड एन एनडीए, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन यू कैन साइन एन एनडीए फॉर दैट, ओके। अदरवाइज देर इज नो लॉ। अगर आपका ट्रेड सीक्रेट बाहर चला गया तो कोई भी लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। till now we'll move towards design and geographical indication. So देखो, डिजाइन और geographical indication मैंने पहले भी बताया, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी। डिजाइन जो होता है वो कोको कोला जैसी जैसे जो बॉटल है उसके लिए उसने डिजाइन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। वो जो राउंडेड शेप की बॉटल होती है वो कोको कोला की होती है। वहां पे 10 साल के लिए इनिशियली मिलता है, फिर 5 सालों के बाद वो रिन्यू कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या केस था, कोको कोला के टाइम में क्या हुआ, दैट उसने इनिशियली तो इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए अप्लाई किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब वो जो उसकी जो जो डिजाइन है ना वो उसकी अब पहचान हो चुकी है। तो फाइनली उसके बाद उसने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब उसके पास, कोको कोला के पास उसकी अपनी बॉटल की ट्रेडमार्क भी है। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मैंने पहले ही बताया कि ये जो है वो कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए होती है। इट इज फॉर अ होल ग्रुप ऑफ लोकल पीपल, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब स्वर्णिमा या प्रकाश या पीयूष कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इट इज फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। जैसे दार्जिलिंग, दार्जिलिंग के पास जीआई है उसकी चाय के लिए, उसकी टी के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड। अब नाउ वील कम टू इन्फ्रिंजमेंट। अगर इन्फ्रिंजमेंट कोई कर रहा है तो आपके पास क्या रेमेडीज है। सबसे पहले तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट एंड अप्लाई फॉर द इंजंक्शन। कोर्ट कैन ग्रांट दिस वेरी क्विकली। दिस इज द फर्स्ट रेमेडी विच एनी वन शुड डू, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू हार्म यू इन द वे, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू डैमेज योर रेप्यूटेशन ऑल्सो। और जस्ट बिकॉज मैंने आपकी रेपुटेशन हार्म कर दी या आपका कुछ किसी तरीके से कॉपी कर लिया आपकी क्रिएटिव वर्क को, तो वो आपके पैसे, मतलब हार्म, रेपुटेशन तो गया ही और पैसे भी जाएंगे। और पैसे जाएंगे, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हार्म योर रेपुटेशन ऑल्सो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले कोर्ट को ये बोलो कि गिव मी द इंजंक्शन, आस्क द पर्सन टू इमीडिएटली स्टॉप यूजिंग दैट थिंग। उसके बाद कोर्ट जो है वो फाइनल डिसीजन देगी। और फिर कभी कभी ये बेसिक जो है ये सिविल केसेस में ही आता है। ऑल टाइप्स ऑफ आईपीस दे कम अंडर सिविल केसेस। तो इसमें यू कैन हैव द स्टॉप ऑर्डर, डैमेजेस ले सकते हो, और जो भी उसने आपका नाम यूज करके, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का झूठा नाम यूज करके, या जो रजनीकांत का जो हमने एग्जांपल लिया, उसका, उसकी शक्ल, उसकी फोटोग्राफ यूज करके, उसका नाम यूज करके उस मूवी प्रोड्यूसर ने बहुत सारे पैसे बनाए, तो वो प्रॉफिट्स भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बट कभी कभी क्रिमिनल केसेस भी होता है, बट क्रिमिनल केसेस सिर्फ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में होता है, और उस सिचुएशन में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है इफ यू आर यूजिंग दैट, एंड अ फाइन भी मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में। सो देर वॉज दिस केस यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन लिमिटेड वर्सेस टीओ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में ये जजमेंट दिया है। तो बहुत सारी जो नेटफ्लिक्स पे और बहुत सारी जो थिएटर्स में मूवीज जो लॉन्च होती है, क्या होता है कि बहुत सारी पायरेटेड वेबसाइट्स होती है, ठीक है। वो उस लॉन्च के पहले या जो थिएटर में भी आई है, ओटीटी पे आई भी नहीं है, और वो जो पायरेटेड वेबसाइट्स होती हैं वो लाइक दे स्टार्ट गिविंग द एग्जैक्ट कॉपीज, सेम कॉपीज, और उसको हम पायरेटेड मूवीज बोलते हैं। तो उस पे फाइनली देयर वर सेवरल फिल्म कंपनीज हु वेंट टू द दिल्ली कोर्ट एंड दे आस्क्ड फॉर अ सोल्यूशन। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्रिएटेड अ स्मॉल रेजोल्यूशन दैट उन्होंने क्या बोला कि डायनेमिक इंजंक्शन, मतलब इंस्टेड ऑफ द होल कोर्ट केस, लाइक हर बार अगर कोई भी पायरेटेड वेबसाइट बन रही है या पायरेटेड मूवी बन रही है किसी ओरिजिनल मूवी की, तो हर बार उस कंपनी को, उस फिल्म कंपनी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही आपको कोई भी कॉपी कैट वेबसाइट दिख रही है तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। तो इसको डायनेमिक इंजंक्शन बोला गया। हर बार आपको कोर्ट आके रिटन रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द होल थिंग। द मोमेंट यू सी दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स और द कॉपी कैट साइट्स विच आर अपियरिंग, तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हो एंड यू कैन ब्लॉक दैट, ओके। नाउ
वी आर ओनली लेफ्ट विथ 2 or 3 स्लाइड्स, ठीक है। सी देखो, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अभी कभी कभी क्या होता है कि आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे अगर सनराइज बेकरी नाम की एक शॉप है जो 10 सालों से चल रही है, ठीक है, और उन्होंने आज तक पेटेंट के लिए या ट्रेडमार्क के लिए कभी भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, आईपी नहीं लिया, ठीक है। अब आगे जाके क्या होता है कि वन डे व्हाट हैपन, अ बिग बेकरी चेन रजिस्टर्ड सनराइज बेकरी ऑन देयर ओन ट्रेडमार्क। उन्होंने सनराइज बेकरी के नाम से अपना ट्रेडमार्क ले लिया। अभी द स्मॉल बेकरी कैन गो टू द कोर्ट एंड आर्ग्यू दिस रजिस्ट्रेशन शुड नेवर बिन अलाउड, ठीक है। तो उन जो स्मॉल बेकरी थी उनके पास दो ऑप्शन है, इधर यू गो टू द कोर्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज यू विल हैव टू प्रूव, आपको बहुत सारे एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे, प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे, बिल्स दिखानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आप 10 सालों से अपनी बेकरी चला रहे हो, यू हैव योर ओन ब्रांड, यू हैव योर ओन कस्टमर्स। सो इतना ज़्यादा, लाइक दिस इज अगेन वेरी गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए बोला जाता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट योर ओन brand or own industry or whatever, you should definitely get your own IP, ताकि आगे जाके, like later on you don't have to give very strong proofs या बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। we'll move towards the next slide where we will understand some international frameworks. So देखो, पेरिस कन्वेंशन जो था उसने क्या बोला कि if you are filing in India आईपी में, आईपी के लिए इंडिया में फाइल कर रहे हो, यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, 6 to 12 मंथ्स का टाइम है जहां पे आप दूसरे कंट्रीज में भी आईपी के लिए फाइल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंडिया में फाइल कर रहे हो, या मान लो इमेजिन करो जो हमारी कंपनी है जोमेटो, वो सिर्फ, अगर इमेजिन करो सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, तो अगर वो जो आईपी फाइल करेगी वो सिर्फ इंडिया में फाइल करेगी, तो आगे जाके यूरोप की किसी कंट्री ने जोमेटो के नाम से कोई कोई ब्रांड स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए पेरिस कन्वेंशन ये एक एक कंसिडरेशन देती है, या आपको एक राहत दे रही है, दैट इफ यू आर फाइलिंग इन इंडिया you have extra time of around 6 to 12 months that you can file in other countries without losing your place in the other line or in other countries, ठीक है। वी हैव मैड्रिड प्रोटोकॉल जो सिर्फ ट्रेडमार्क्स के लिए है, ठीक है। सो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, वंस अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैन कवर मेनी कंट्रीज एट वंस। मतलब मैड्रिड प्रोटोकॉल ये बोलता है कि अगर आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फिल कर रहे हो, तो सेम टाइम कॉम्बो डील जैसा आप दूसरे कंट्रीज को भी उसी टाइम पे चूज कर सकते हो। ये मैड्रिड प्रोटोकॉल बोलता है और ये सिर्फ ट्रेडमार्क्स के लिए बोलता है। We have PCT for patents. So when you file one application, keep the option open to expand for many countries. जैसे आपने एक application file किया, you can always have the option open to have for another countries, like many countries. और उससे क्या होगा कि you are going to save a lot of money upfront only. Then we have Berne Convention जो copyright के लिए है। तो ये क्या बोलता है, it is one of the best for all the conventions जो अभी हमने पढ़ा, because it gives protection to the copyright। और ये कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक है एवरी मेंबर कंट्री। मतलब अगर जैसे मैंने कोई कॉपीराइट किया, मान लो मैंने किसी कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो वो आगे जाके दूसरे कंट्री में भी बर्न कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। आई डोंट हैव टू डू एनी पेपर वर्क कहीं भी जाके, ठीक है। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आईपी इन डिजिटल स्पेस या डिजिटल एज, तो पहली बात तो देर इज अ फाइटिंग ओवर अ वेबसाइट नेम, क्योंकि देर वॉज दिस केस याहू इंक वर्सेस आकाश अरोरा। ये बहुत फेमस केस है, 1999 का केस है। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया था। तो ऑलरेडी याहू की जो वेबसाइट है वो उनकी डोमेन नेम से थी, अभी किसी और ने yahoo.india.com बनाया था, ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट में याहू जो जो एग्जैक्ट लाइक एक्चुअली में जो याहू है, दे वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट एंड उन्होंने ये चैलेंज किया और उन्होंने बोला कि ये हमारा डोमेन नेम है। तो फिर हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कि इट इज गोइंग टू कंफ्यूज कस्टमर्स। और फाइनली जो आकाश अरोरा थे उनको ये बोला गया कि यू विल हैव टू पुट इट डाउन, ठीक है। तो ये डोमेन नेम पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फिर अभी ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो एआई कंटेंट्स बना रहा है, तो उनके उनका मालिक कौन है, हु इज गोइंग टू बी द ओनर ऑफ दैट, हु इज गोइंग टू बी द पर्सन हु इज गोइंग टू हैव द पोजेशन ऑफ इट, ठीक है।
क्या मतलब, वो आज भी ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई अभी ये डिबेट द स्टिल इज इट्स स्टिल गोइंग ऑन. इंडिया हैज आल्सो नो कंक्लूजन फॉर दैट, एंड नोबडी हैज अ फुली कॉन्फिडेंट आंसर कि द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट, or the app who is creating that, or the AI himself itself is going to be the owner of that content. ठीक है. और फिर मैंने आप लोग को बताया कि पायरेसी जो वेबसाइट्स होती है, उसका ऑलरेडी कोर्ट ने साफ साफ पहले ही बोल दिया है कि इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कॉपी कैट वेबसाइट्स, और कॉपी कैट जो पायरेटेड मूवीज हो रही है, जो पायरेटेड मूवीज होती है वो वेबसाइट्स पे दे रही है, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट ब्लॉक दैट. ठीक है. we'll move towards the next slide when we'll understand. देखो, 4 तरीके के लाइसेंसेस होते हैं और कमर्शलाइजेशन. तो पहली बात, जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है वो एक पर्सन के पास होता है या एक कंपनी के पास होता है, बट ओनर जो होता है वो उसका, वो जो ओनरशिप होती है वो ओरिजिनल ओनर होता है, उसी के पास होता है. सो एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक के पास. जो नॉन एक्सक्लूसिव जो होते हैं, उन जो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस जो होता है, इट इज यूजुअली फॉर मेनी पीपल एट ऑल एट वंस. ठीक है, मतलब एक साथ बहुत लोगों के पास होता है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसी और के पास नहीं होता है. बट उसका जो ओनरशिप होता है वो सिर्फ, अगेन इट इज गोइंग टू बी विद द ओरिजिनल ओनर ओनली. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइजिंग, तो इट इज विथ लॉट्स ऑफ पीपल. ठीक है, it's like a full business kit, but owner is also going to be the जो ओनरशिप जो होती है वो ओरिजिनल ओनर के पास ही होती है. फिर व्हेन वी टॉक अबाउट असाइनमेंट, तो असाइनमेंट जो होता है वो कोई भी यूज कर सकता है जिसको असाइन किया गया है. तो वो जो ओनरशिप है वो कंप्लीटली वहां खत्म हो गया. तो लाइसेंसिंग और असाइनमेंट में ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये घर है और मैंने ये रेंट पे लगा दिया, तो ओनर तो मैं ही हूं, बट उसके पास लाइसेंस किसी और के पास मैंने दे दिया टेम्पररीली. बट जैसे ही मैंने इसको बेच दिया, मतलब मैंने असाइन कर दिया, असाइनमेंट कर दिया. तो उसी तरीके से कॉपीराइट में भी ऐसा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक गाने के लाइसेंस को या कॉपीराइट को बेच दिया किसी को, तो मैं साफ साफ बोल सकती हूँ कि ये टेम्पररीली, मान लो मैंने परमानेंटली किसी को बेच दिया, किसी को पैसे, मान लो मैंने कोई गाना लिखा और आई हैव सोल्ड द कॉपीराइट टू समवन एल्स, तो वो परमानेंट मैंने असाइन कर दिया. या कभी कभी टेम्पररी लाइसेंसिंग भी होती है कि 5 साल के लिए ही है या 10 सालों के लिए ही है इसका लाइसेंस. ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन पिटफॉल्स. ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट. ठीक है. तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि पीपल वेट टू लॉन्ग टू रजिस्टर. People often wait until their brand or invention becomes very popular. जब पॉपुलर हो जाएगा तभी हम जाके अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है. द मोमेंट यू आर मेकिंग अ ब्रांड, यू नीड टू रजिस्टर फॉर द आईपी. फिर टॉकिंग अबाउट एन इन्वेंशन टू अर्ली, मैंने पहले ही बताया कि यू डोंट हैव टू पिच और गिव अ डेमो टू पीपल कैजुअली. ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द आईपी. अगर गलती से भी कैजुअली भी किसी के सामने आपने बता दिया, डेमो दे दिया, तो फिर उसकी नोबिलिटी है वो खत्म हो जाती है. फिर उसके बाद व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अगर आप किसी को असाइन कर रहे हो, ओनरशिप दे रहे हो, तो यू नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन इन दैट अग्रीमेंट दैट यू आर गोइंग टू बी द ओनर. अगर आप गाना का, किसी गाने का या किसी चीज का कॉपीराइट दे रहे हो, तो आप कौन से स्पेसिफिक पार्ट का कॉपीराइट दे रहे हो, फिर कितने सालों के लिए दे रहे हो, उसकी जो जियोग्राफिकल जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक होने वाली है, सिर्फ इंडिया होगी या इंडिया के बाहर भी होगी, ये सब कुछ यू नीड टू मेंशन दैट. ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू मेंशन द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फॉरगेट कि हम इंडिया, मतलब दे थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी इम्प्लाइड कि इंडिया में ही होगा. बट व्हाट इफ मैंने जो गाना बनाया वो पाकिस्तान में जो हिंदी लोग बोलते हैं या सुनते हैं, राइट, बांग्लादेश में भी हैं, तो वो यूज करने लगेंगे, तो उस टाइम पे आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. ठीक है. टिल नाउ आई एम like going to end the session. I hope it was clear. Is it clear, everyone, till now? The link has already been sent. आप सर्टिफिकेट फिल कर लो. ओके. ओके. Was everything clear, everyone? डाउट. क्या पूछ रहे हो पीयूष? इन्वेंटिव स्टेप
प्लीज वंस ओवरव्यू. इन्वेंटिव स्टेप ऑफ पैटेंट, क्लैरिफाई करो पीयूष. या आई विल शेयर द स्लाइड्स इन द ग्रुप. ओके, सी इट्स वेरी सिंपल. अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो सिर्फ 3 टेस्ट होता है. सबसे पहले तो इट इज गोइंग टू बी, इट शुड बी नोबल. नोबल मतलब नया होना चाहिए वो, ठीक है. वो अगर ऐसी चीज है जो पहले भी एग्जैक्ट सेम थिंग बन चुकी है, तो वो नहीं कंसिडर किया जाएगा. नो बडी एनी वेयर इन द वर्ल्ड शुड हैव ऑलरेडी मेड और शोन द एग्जैक्ट थिंग बिफोर. सिर्फ वो नोबल होना चाहिए. अगर वो पहले भी किसी ने वो बना दिया है एंड यू हैव ट्राइड टू कॉपी इट, तो फिर खत्म. लाइक जैसे अभी फॉर एग्जांपल फेविकोल या फेविक्विक जैसा कोई ग्लू है, ठीक है, और उसके पास ऑलरेडी पैटेंट है, और मैंने बहुत सिंपल सा कुछ उसके केमिकल फॉर्मूला में चेंज किया, और फिर उसके बाद मैं पैटेंट के लिए अप्लाई कर दूं, तो मुझे पैटेंट नहीं मिलेगा. इट शुड बी नोबल, ठीक है. सेकेंड, इट शुड बी वेरी क्लेवर. मतलब बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि ये तो कोई भी कर सकता है. इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कौन सी बड़ी बात है. तो वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत क्लेवर होना चाहिए. जैसे मैंने वो दवाई वाली मेडिसिन वाली लाइक एग्जाम्पल दिया था, राइट, नोवाट्रिस वाला. उसमें क्या हुआ था कि उसका पेटेंट खत्म होने वाला था, तो उसने क्या किया कि बहुत सिंपल सा चेंजेस किया केमिकल फॉर्मूला में, एंड द कंपनी अप्लाइड फॉर अनदर पेटेंट. तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो पहले केमिकल फॉर्मूला था आज भी वही केमिकल फॉर्मूला है, एंड देर इज नो चेंजेस इन दैट. तो if you are applying another patent, then you will have to actually be very clever about it. कोई obvious चीज नहीं है कि थोड़ी सी चेंज करके हम बोलेंगे कि ये तो हमने बनाया है. नहीं, आपको पेटेंट नहीं मिलेगा. और लास्ट स्टेप क्या है कि जो बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है लास्ट, कि इज इट एक्चुअली गोइंग टू बी हेल्पफुल. जो भी आप बना रहे हो, मान लो मैंने एग्जाम्पल कोई ऐप बनाया और वो ऐप का कोई यूज ही नहीं है, मैंने कोई कोडिंग की, उसका कोई यूज ही नहीं है, तो उसके लिए पैटेंट कैसे मिलेगा. मतलब वो रियल वर्ल्ड में यूजफुल होना चाहिए. इट नॉट जस्ट आइडियल ऑन द पेपर, इट शुड बी आइडियल फॉर द रियल वर्ल्ड ऑल्सो. एम आई क्लियर पीयूष? ओके फाइन, आई लीव द सेशन. थैंक यू सो मच. आप लोग सर्टिफिकेट्स फिल आउट कर दो. यस, पर्सनालिटी राइट्स जो आती है, अरुण सर आई एम गिविंग यू द आंसर. जो पर्सनालिटी राइट्स आती है, दैट कम्स अंडर द आईपी. यस, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो गए हैं कोर्ट में, और उन्होंने अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी फेस पे, अपनी आवाज पे, अपने डायलॉग्स पे मांगी है कॉपीराइट. अमिताभ बच्चन के पास अपनी आवाज का कॉपीराइट है. क्यों? और क्यों कॉपीराइट मिला उन्हें? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि उनकी आवाज सबको पता है. अगर अभी अमिताभ बच्चन की आवाज बजाई जाए, तो आप पहचान जाओगे, राइट, कि अमिताभ बच्चन की वॉइस है, ये शाहरुख खान की वॉइस है. तो उनके पास ये कॉपीराइट है. दे दे इस कॉपीराइट का बोलने का यही मतलब है कि अगर आप उस चीज से पैसे बना रहे हो, और you are in the public figure, you have a public figure, then you need to be aware, people need to be aware that this is your domain. ये आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है बिना आपके परमिशन से. जैसे मैंने वो तनिष्क वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है. तो ये सब, दिस इज लाइक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी. यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 आ जाता है पिक्चर में, और कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि राइट टू प्रिवेसी के अंडर ये प्रोटेक्टेड है, योर पर्सनालिटी ऑल्सो. द जो लिंक है, इट इज ऑलरेडी देयर, सी. ओके, टिल नाउ एम आई क्लियर? ओके फाइन. मिमिक्री, सी मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं, दे नीड्स टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेलिब्रिटी. सी अगेन, अगर जैसे कॉमेडी कॉमेडी शो में भी लोग करते हैं, दे डोंट नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि व्हेन यू विल ओपन द इंस्टाग्राम या कोई भी न्यूज चैनल खोलो, तो पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिवेसी. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर कि वो पब्लिक फिगर है और उनके बारे में बात होगी. पब्लिक फिगर मतलब पब्लिक के डोमेन में हो आप. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अ पब्लिक फिगर, तो मेरी जो, आई कांट हैव दैट परमिशन कि मेरे बारे में लोग बातें करेंगे. और
अभी भी अगर इमेजिन करो, अगर आप बहुत नॉर्मल से इंसान हो, मेरे को कोई नहीं जानता है, बट मेरे दोस्त भी तो बात करते हैं ना मेरे पीठ पीछे, तो आई कांट हैव दैट। तो इसी तरीके से अगर कोई भी मिमिक्री कर रहा है तो ज़रूरत उस टाइम पे नहीं है। इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो बना रहा है, अपने ओपिनियंस दे रहा है कि दीपिका पादुकोण ने ऐसे कपड़े पहने हैं, अमिताभ बच्चन ने ऐसा इवेंट में ऐसा एक्ट किया, दैट इज नॉट राइट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। बट व्हेन यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट यूजिंग देयर पर्सनालिटी, तो वहां पे कॉपीराइट लगता है। ठीक है, टिल नाउ क्लियर, शुड आई लीव? एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर और ज्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए तो यू शुड हैव द कोर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।